हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्टफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी e to the power 2z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4 इंटू डी जेड, वेयर c is the circle mod of z equals to 2। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। याद है मेथड क्या थी? सबसे पहले जो अंदर वाली वैल्यू रहती थी हम इसे क्या लेते थे, g ऑफ z। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट g ऑफ z। उम्मीद है आप कल का लेक्चर देख के आ रहे होंगे। क्या रहती वैल्यू, e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4। फिर क्या करते हैं, आप g ऑफ z का निकालते हैं पोल। कैसे, डिनोमिनेटर को लेते इक्वल टू 0। तो आप लेंगे तो पोल ऑफ g ऑफ z इस कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर को ले लेंगे 0 यानी z प्लस 1 का पावर 4 इक्वल टू 0। फोर्थ रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा, z प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी z की वैल्यू आ जाएंगी -1। आ रहा है। अब यहाँ पे z की वैल्यू -1 कितने बार आ रहा है, 4 बार, है ना। ये 4 बार मल्टीप्लीकेशन में ना, ये ऐसा ना, z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी z की वैल्यू -1 कितने बार आने वाली है हमारे पास, 4 बार। यानी ये जो पोल है इसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 4। तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ ऑर्डर 4। ये लाइन याद रखना है कि यहाँ पे जो पावर रहा ना उसका, जैसे z प्लस 1 का पावर 4 था, z प्लस 1 4 बार आया तो z की वैल्यू -1 भी 4 बार आएंगी। तो आप लिखेंगे पोल क्या हो गया g ऑफ z का, कि z की वैल्यू जब भी -1 आएंगी ये डिनोमिनेटर में निकाल नहीं सकता। और ये कितने बार हो रहा है, 4 बार। तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ ऑर्डर 4। याद रहेगा पक्के में, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको याद है हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे हमारा जो ये पोल है ये सर्कल के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है, हियर C is the circle mod of z equals to 2। याद है ना मैंने क्या बताया था आपको, mod of z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी mod of z माइनस जेड नॉट को मैं लिख सकता हूँ x नॉट प्लस आई टाइम्स वाई नॉट इक्वल टू आर, जहां पे r होता है रेडियस ऑफ सर्कल, x नॉट वाई नॉट ये होता है आपके लिए सेंटर। यहाँ पे z के साथ कुछ भी सब्ट्रैक्शन में नहीं है, यानी 0 प्लस 0 आया होगा, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट हो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या रहेगा 0 0 एंड रेडियस 2। समझा, इजी है। तो चलिए अब हमको क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस, रेडियस 2 है मतलब 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। रेडियस 2 का एक सर्कल ड्रॉ करो तो जिसका सेंटर हो ओरिजिन पे, कुछ इस तरीके का आएगा। ये हो गया मेरे लिए मेरा रीजन C आ गया। अब आप चेक करो ये पोल कहां पे आता है, ये जो पोल है तो आप लिखेंगे द पोल जिसकी वैल्यू थी z इक्वल टू -1, उसी का मतलब z की वैल्यू -1 है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, -1 प्लस 0 है, लिख सकता। यानी x कोऑर्डिनेट है इसका -1, y कोऑर्डिनेट है 0। x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0। ये सर्कल के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो आप लिखेंगे लाइज इनसाइड
द सर्कल। ये कहां पे आ रहा है? सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी इससे मुझे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, यानी मैं इस वैल्यू को हटा सकता हूं क्या? नहीं हटा सकता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल सी क्या है वैल्यू? e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4 इंटू डी जेड। कौन सी वैल्यू है जो मुझे तकलीफ नहीं दे रही? न्यूमरेटर। तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोट कर दीजिए आप f ऑफ z से, तो आ जाएगा f ऑफ z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4 इंटू डी जेड, वेयर f ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएंगी? e टू द पावर 2z आ जाएंगी। देयरफॉर बाय कॉचीज एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला, therefore by Cauchy's extended इंटीग्रल फॉर्मूला, बताइए एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? आपको याद है? मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। हम लोग जब भी निकालते हैं इंटीग्रेशन ओवर एनी क्लोज्ड कर्व, f ऑफ z अपॉन z माइनस a का पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आता था आपके पास? याद है आप लोगों को? 2 पाई i। पहले आपको क्या करना पड़ता है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे n प्लस 1 पावर है तो n टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है। करेंगे, फिर उसके बाद जहां जहां पे z रहता है उसके जगह क्या डालना पड़ता है? a, और ये वैल्यू को डिवाइड कर देना पड़ता है n के फैक्टोरियल से। ये फॉर्मूला आपको रखना है याद। अब देखिए यहाँ पे पावर रहना चाहिए n प्लस 1, यहाँ पे पावर है 4, मतलब n प्लस 1 की वैल्यू है 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ पे प्लस में इधर क्या माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएंगी 3। z माइनस a की वैल्यू इक्वल है z प्लस 1 से, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1 आ रही है। दोनों चीजें हमने कंपेयर करके निकाल लिया। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर बाय कॉचीज एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4 इंटू डी जेड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई i अपॉन n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है? 3, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आया? उसके बाद आता है nth डेरिवेटिव ऑफ a। तो चलो हम पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f ऑफ z क्या है मेरे पास? e टू द पावर 2z। तो अगर मैं इसका पहला डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसा पहले लिख सकता हूं इसे कि मैं यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव लगाना है? 3 बार। तो 3 बार डेरिवेटिव और फिर वैल्यू आ जाएंगी a। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a की जगह क्या है वैल्यू यहाँ पे? -1, तो आ जाएगा -1। फिर बताइए पहला डेरिवेटिव क्या रहेगा? e टू द पावर x का डेरिवेटिव a e टू द पावर x। फिर दोबारा डेरिवेटिव लगाओ तो क्या मिलेगा? 2 जैसा था वैसा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव a e टू द पावर x, तो 2 आ जाएगा सामने, तो 2 2 4 e टू द पावर 2z। और फिर तीसरे बार डेरिवेटिव लगाओ तो तीसरे बार डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर 2z का डेरिवेटिव 2 e टू द पावर 2z, फिर 4 2 8 e टू द पावर 2z आएगा। तो कर दीजिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई i अपॉन 3 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले जो नंबर है वो लिखो, फिर 1 से कम करो तो आ जाएगा 2, फिर 1 से कम करो जब तक 1 तक नहीं पहुंचता, आपको यही करते आना है। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव में जहां जहां z है उसके जगह डालो -1, तो आ जाएगा 8 e टू द पावर 2 इंटू -1, तो आएगा e का पावर माइनस। समझा ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपने ट्रिपल डेरिवेटिव अलग से निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर निकालते जाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा चीजें लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे? ऊपर आएगा 8 पाई i डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा है? 3, और देखो ऊपर था e का पावर -2, नीचे आएगा तो e का पावर 2। ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। समझा? इजी है।
तो अगर कल का लेक्चर आपको समझा है तो उसमें अब सिर्फ आपको एक छोटा सा एडिशन करना है कि आपको ये जो एक्सटेंडेड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है, कॉचीज एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला है, ये लगाना सीखना है। और कुछ भी नया है क्या इसमें? नहीं। उम्मीद है समझा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है? देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर सी z माइनस वन अपॉन z प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू z माइनस टू इंटू डी जेड, वेयर c is the circle mod of z plus I equals to root 3 using Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला। अब बताइए क्या करना है आपको? इस वैल्यू का इंटीग्रेशन लेना है। जिस वैल्यू का इंटीग्रेशन निकालना है उसको मैं काय से डिनोट करूंगा? g ऑफ z से। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट g ऑफ z बी इक्वल टू z माइनस वन अपॉन z प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू z माइनस आएगा। फिर एक बार आपने g ऑफ z लिख दिया, फिर आप इसके निकालेंगे पोल। कैसे निकालते? डिनोमिनेटर को लेते इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर। कैसे निकालते हैं? z प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू z माइनस टू इक्वल टू 0, यानी z प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, z माइनस टू इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी z की वैल्यू आ गई माइनस वन, z की वैल्यू आ गई 2। लेकिन देखो z की वैल्यू माइनस वन कितने बार आएंगी? 2 बार आएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर z इक्वल्स टू माइनस वन ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इक्वल्स टू 2। तो दो पोल मुझे मिल गए, एक मिल गया z इक्वल्स टू माइनस वन, एक मिल गया z इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे देखना है यहाँ पे ये सर्कल। तो आप लिखेंगे हियर c इज द सर्कल। कैसा है? मॉड ऑफ z प्लस आई इक्वल्स टू रूट 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आया? अब z प्लस आई इक्वल्स टू रूट 3, ये कौन सा हो गया? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो गया 0, माइनस वन पे और रेडियस हो गया रूट 3। तो आप लिखेंगे दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर एट 0, माइनस वन एंड रेडियस रूट 3। समझा ना कैसे लिए इसे? z माइनस जेड नॉट वाला फॉर्मूला है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता ना, z माइनस ऑफ माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी रियल टर्म थी क्या? नहीं, तो मैं डाल देता हूँ 0, इसको लिख दिया मॉड के अंदर इक्वल टू रूट 3। तो बताओ यहाँ से आपको x नॉट की वैल्यू क्या मिली? 0। y नॉट की वैल्यू, i के सामने वाली टर्म क्या है? माइनस वन। तो x नॉट मतलब 0, y नॉट मतलब माइनस वन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब हमारा रेडियस है रूट 3। तो आपका पकड़ लीजिए, ये हो गया सेंटर 1 2 माइनस वन पे रूट 3, फिर नीचे जाएंगे है ना, 1
2 -1 -2 -1 -2 -3। अब हमारा जो सेंटर है कहाँ पे, 0, -1 में x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे कहीं पे आएगा। और देखिए आपकी रेडियस है √3 की, स्क्वायर रूट ऑफ 3, सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से छोटा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 से छोटा होगा, यानी 2 से कम की रेडियस का यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा। तो -1 से यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से कहीं से तो भी ऐसा ये जाएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए हमें क्या दिया हुआ है, हमारे जो पॉइंट है कौन कौन से है, हमारे पोल है यहाँ पे, एक है z की वैल्यू -1 जिसका ऑर्डर 2 है, और एक है z की वैल्यू 2। z की वैल्यू 2 ये तो पक्के में बाहर आएगा, और z की वैल्यू -1 ये सर्कल के अंदर जाएगा। तो आप लिखेंगे हियर द पोल z इक्वल्स टू -1, मतलब जहां पे x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है 0, of order 2 lies inside the circle C, and pole z equals to 2, z की वैल्यू 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, lies outside the circle C। अब जो आउटसाइड है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। प्रॉब्लम कौन देगा, जो इनसाइड है। तो इनसाइड वाले को छोड़ के आउटसाइड वाले को भले मानुस को छोड़ दो, उसको तकलीफ देना क्या नहीं। तो चलिए बताइए क्या करेंगे अब आप, कभी भी कोई क्वेश्चन में न्यूमरेटर तकलीफ देता है क्या, नहीं। जो हमें तकलीफ नहीं देता हम भी उसे तकलीफ नहीं देंगे। तो हमें ये तकलीफ नहीं दे रहा है, दूसरा डिनोमिनेटर में z-2 तकलीफ नहीं दे रहा है, तो इनको अलग करके लिख दो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रल ओवर क्लोज कर C f ऑफ z अपॉन z+1 का होल स्क्वायर इंटू dz। लिख सकता है इसको ऐसा, वेयर f ऑफ z क्या लिया, जो वैल्यू तकलीफ नहीं दे रही थी, न्यूमरेटर में z-1, डिनोमिनेटर में z-। आ गया यहां तक। बस अब आपको क्या करना है, लगा दो फॉर्मूला, देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। आप अगर यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें बोला है कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला ही लगाओ, है ना। तो आप यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला भी लिख सकते, बट अगर उसका एकदम करेक्ट नाम लिखना है तो वो क्या है, कॉचीज एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बोला है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ, मैं भी आंसर में क्या लिखूंगा, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहा हूं। बताइए क्या रहता है फॉर्मूला, इंटीग्रल ओवर क्लोज कर C, अगर आप ले रहे हैं f ऑफ z अपॉन z-a का पावर n इंटू dz, तो आपको आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे n+1 ले लेना, नहीं तो यहाँ पे n-1 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे f ऑफ z अपॉन z-a का पावर n+1 लिए, तो क्या आता है आंसर, 2πi। फिर आप ये जो फंक्शन है इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, और जहां जहां पे z है उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल आता है। दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है n+1, यानी इस केस में n की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे है z+1, यहाँ पे है z माइनस a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर क्लोज कर C z-1
अपॉन z प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू इंटू डी जेड। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 पाई आई फंक्शन का डेरिवेटिव। कितने टाइम्स लेना पड़ता है? n टाइम्स। n की वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने एक बार लगा दिया डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या डालना पड़ता? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1 डिवाइड बाय क्या करना पड़ता? n का फैक्टोरियल। n की वैल्यू है 1 तो आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। बस अब इसको क्या करना है? हमें सॉल्व कर लेना। बताइए तो क्या मिलेगा आपको? आपको यहाँ पे पहले तो एफ ऑफ जेड का क्या निकालना है? डेरिवेटिव लेना है। तो सिंस एफ ऑफ जेड ये है, मुझे निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ एफ डैश ऑफ जेड। न्यूमरेटर वाली टर्म, डिनोमिनेटर वाली टर्म, दोनों में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जेड प्रेजेंट है। तो ये हो गया यू बाय वी। क्या रहता है? यू बाय वी का डेरिवेटिव डेरिवेटिव लगाना है क्वोशिएंट में। तो क्या आएगा? यू बाय वी का डेरिवेटिव क्या रहता? वी डेरिवेटिव ऑफ u, z माइनस वन का डेरिवेटिव 1 माइनस u की वैल्यू क्या है यहाँ पे? z माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ v, z माइनस टू का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 अपॉन v का स्क्वायर आ जाएगा z माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ z आपको मिल गया। हमें काय की वैल्यू चाहिए यहाँ पे? हमें वैल्यू चाहिए एफ डैश ऑफ -1 की। तो क्या आएगा? 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू एफ डैश ऑफ -1। तो यहाँ पे जहां जहां z है उसके जगह क्या डालना है आपको? -1। तो क्या मिलेगा? z के जगह -1 डालता है, -1 -2 माइनस z के जगह -1 डालते -1 डिवाइड बाय z के जगह -1 डालता है, -1 -2 का होल स्क्वायर तो आएगा 2 पाई आई इंटू -1 -2 हो गया -3 -1 -1 हो गया -2 माइनस इंटू माइनस +2 -3 +2 कितना आ जाएगा? -1 डिवाइड बाय -1 -2 -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो क्या है आंसर? -2 पाई आई बाय 9। यहाँ पे सिर्फ जब ये डेरिवेटिव निकालते रहे ना तब थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि डेरिवेटिव गलत ना हो आपका, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा वहां पे गलत। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर into z minus 2 into dz, where C is the circle, where C is the circle mod of z equals to 3। पहली स्टेप क्या रहती है? जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेते हैं g of z। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट g ऑफ z, ये हो जाए आपके पास साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 2। फिर आप क्या निकालते हैं? इसके पोल। डिनोमिनेटर को ले लो इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर। कैसे निकालेंगे? z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 को ले लेंगे इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे? -1 इधर गया तो +1 और z की वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से -2 इधर गया तो +2। z की वैल्यू z की वैल्यू 1 कितने बार आएंगी? 2 बार। तो आप देंगे देयरफॉर द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर। पहला है z इक्वल टू 1, चाहो तो यहीं पे लिख दो, दैट इज x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है 0 ऑफ ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, क्योंकि इसका क्या आ रहा है? स्क्वायर। एंड
z इक्वल्स टू 2। दैट इज, अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, i के साथ कोई भी है क्या, नहीं, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो आएगा 2, 0। तो मेरे पास दोनों पोल्स आ गए। अब मुझे देखना है सर्कल, तो आप लिखेंगे हियर C इज द सर्कल। कौन सा सर्कल है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3, यहाँ पे ना ही i दिख रहा है ना ही कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है, यानी सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। रेडियस कितनी है, 3। तो आप लिखेंगे which is a circle with center at 0, 0 and radius 3। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का आएगा, x एक्सिस, y एक्सिस 0, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। सेंटर ओरिजिन 0, 0 पे, रेडियस 3 का एक सर्कल। आएगा, तो ये आ गया हमारे लिए हमारा गिवन सर्कल। पहला जो पॉइंट है z इक्वल्स टू 1, यानी x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे आएगा x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, सर्कल के अंदर है, अंदर है। दूसरा है 2, 0, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, ये भी सर्कल के अंदर है, यानी इसके जितने पोल है सबके सब कहाँ पे आ रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे द पोल्स, कौन कौन सा, z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2 lies inside the circle C, यानी दोनों के दोनों इनसाइड द सर्कल आ रहे हैं, मतलब तकलीफ देने वाले में दोनों के दोनों प्रेजेंट है? समझा पक्के में? आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो क्योंकि ये पूरा तकलीफ दे रहा है तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर को क्या ले सकता हूँ, एफ ऑफ जेड। तो मैं लिखूंगा इसको एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। आ गया, वेयर एफ ऑफ जेड की वैल्यू है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। आएगा ऐसा? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अभी तक जब ऐसी मल्टीपल वैल्यूज नीचे आती थी, या तो कोई सिंगल वैल्यू रहती थी नीचे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते थे, यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में, और ये ऐसी भी नहीं है कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू लगा के मैं इसे अच्छे से सॉल्व कर लूँ। तो मुझे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते थे, याद है ना? कंसीडर क्या करते थे? अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है क्या, नहीं, तो मैं ले लूंगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2। इसे मैं कर दूंगा डिनोट। पहले तो आपको यहाँ पे याद है z माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे लेते थे, पहले एक कांस्टेंट अपॉन z माइनस 1 का पावर 1 प्लस दूसरा कांस्टेंट z माइनस 1 का पावर लेते थे। याद है ऐसा? अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो a अपॉन जेड माइनस 1, b अपॉन जेड माइनस 2 प्लस c अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब, ऐसा लेना पड़ता था। याद है ना सबको? प्लस जहाँ पे z माइनस 2 की बार है तो आ जाएगा c अपॉन जेड माइनस 2। उम्मीद है आप लोगों को ये याद होगा। मैं बार बार नहीं करा रहा हूँ इसे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब चीजें कवर कर चुके हैं कैलकुलस सॉल्व करते हुए। फिर क्या करते थे, डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, एक z माइनस 1 एक z माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू ए। सेकेंड वाले केस में z माइनस 1 का स्क्वायर z माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा b इंटू जेड माइनस 2। और तीसरे वाले केस में z माइनस 2 z माइनस 2 कैंसिल, तो आएगा c इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर। आएगा ऐसा?
किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। आ जाएगा। बस अब क्या करो, एक एक ब्रैकेट को लेते जाओ जीरो। जैसे z माइनस वन को जब मैं ले लूंगा जीरो, आप लिखेंगे पुट z माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी जहां जहां पे z है उसके जगह वन डाल देना है। तो क्या मिलेगा आपको, बी गेट मिलेगा वन इक्वल टू z माइनस वन के जगह जीरो डाला तो ये पूरी वैल्यू हो जाएंगी जीरो, प्लस बी इंटू जेड के जगह क्या डाले हमने वन, तो वन में से टू गया तो आएगा माइनस वन आएगा, प्लस सी इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर, जेड माइनस वन को जीरो डालें तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सी इंटू जीरो आ जाएगा जीरो, यानी माइनस बी की वैल्यू आई वन, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन आ गई। नेक्स्ट पुट सेकेंड वाली वैल्यू क्या है, z माइनस टू को लो जीरो, दैट इज z की जगह क्या डालना है टू, वी गेट क्या मिलेगा वन इक्वल टू, यहाँ पे z माइनस टू है इसके जगह जीरो आया तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, यहाँ पे z माइनस टू है जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा जीरो, क्योंकि z माइनस टू की वैल्यू है जीरो, जीरो इंटू बी हो जाएगा जीरो, प्लस सी इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर, जेड की जगह क्या डाले टू, टू माइनस वन होता है वन, वन का स्क्वायर होता है वन, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास वन आ गया। अब मुझे निकालना है ए। अब मेरे पास तो जो दो वैल्यू थी यहाँ पे z माइनस वन जेड माइनस टू दोनों को जीरो डाल दिया, अभी मुझे ए मिला है क्या नहीं। तो इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, फिर आप लेते हैं एक तीसरी वैल्यू जो लेते हैं जीरो, तो आप लिखेंगे पुट z इक्वल टू जीरो, वी गेट। अब जहां जहां पे z है उसके जगह जीरो डालो तो आ जाएगा वन इंटू जीरो माइनस वन माइनस जीरो माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस टू टू, तो आ जाएगा टू टाइम्स है, फिर जीरो माइनस टू आ जाएगा माइनस टू, तो आएगा माइनस टू इंटू बी, प्लस जीरो माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो सी इंटू वन आ जाएगा सी आ जाएगा। तो क्या मिला मुझे वन इक्वल टू टू ए, फिर उसके बाद माइनस टू बी, बी की जगह क्या है वैल्यू माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस टू, प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है वन आएगा, तो टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, इधर जाएगा माइनस थ्री, वन में से थ्री गया तो बचेगा माइनस, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन आ गई। तो उम्मीद है ये पार्शियल फ्रैक्शन सबको लगाना आता होगा, तो जो हम लोगों ने ये वैल्यू को कंसिडर किया था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, क्या आएंगी वैल्यू ए बी और सी, तीनों की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। ए क्या है माइनस वन, बी क्या है माइनस वन, सी क्या है वन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक का सबको समझ में आ गया होगा। तो बताओ इक्वेशन ए क्या बन जाएंगी। इक्वेशन ए थी आपके पास कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये ऐसा आपका क्वेश्चन था। अब देखिएगा इंटीग्रल सी और एफ ऑफ जेड डी जेड पे मैंने कोई छेड़छाड़ किया क्या नहीं, लेकिन वन अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड माइनस टू, इसकी वैल्यू मैंने निकाला। क्या निकाला, पहली है माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस इंटू माइनस माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस, निकाला ऐसी वैल्यू, सेपरेट कर दो तीनों को, मिल जाएगा इंटीग्रल, माइनस साइन कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल ओवर सी वन अपॉन जेड माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड आ गया। फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस टू, मैंने ब्रैकेट ओपन किया और तीनों को वैल्यू को अंदर लेके चला गया। अब क्या लगाऊंगा इसमें, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे।
आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या पढ़े कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला? कि आप अगर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं ओवर क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड पे, तो इसका आंसर आता है 2 पाई आई एफ ऑफ ए आता है। और इसका एक्सटेंडेड वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है तो मुझे वो भी लिखना पड़ेगा। वो क्या रहता है, अगर आप इंटीग्रल ले रहे हो ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर n प्लस वन इंटू डी जेड, तो इसका आंसर आता है 2 पाई आई। फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स, फिर जहां जहां पे z है उसके जगह डालेंगे a, फिर से डिवाइड कर देंगे n के फैक्टोरियल से कर देंगे। तो चलिए सबका आंसर निकाल लेते हैं। इसके लिए मुझे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे फंक्शन देखना पड़ेगा। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ z, यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसे लिख लेते हैं। तो बताइए कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या आंसर देगा, माइनस, जैसा था वैसा। यहाँ पे सादा वाला फॉर्म है इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये वाला फॉर्म है। इसका आंसर क्या आता है 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू ए पे, ए की जगह क्या वैल्यू है 1 आ गया, माइनस जैसा था वैसा एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब n प्लस वन की वैल्यू इक्वल है 2 से, यानी n की वैल्यू आ गई 1। a इसमें क्या है 1 है, क्योंकि z माइनस ए आता है, z माइनस 1 है, यानी a की वैल्यू है यहाँ पे 1 है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2 पाई आई फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करो, n की वैल्यू क्या है 1, तो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर a लिख दो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, तो डिवाइड हो जाएगा 1 के फैक्टोरियल से, प्लस सेम चीज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, क्या था आंसर 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू a पे, a की वैल्यू क्या है आ गया। इजी है, समझा सबको? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आ गया? तो देख रहे अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं ना तो ये क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड नहीं है। बताइए तो क्या मिलेगा आपको आंसर यहाँ पे, यहाँ से मिल जाएगा मुझे -2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू 1 पे, मतलब जहां जहां पे z है उसके जगह 1 डालो तो आ जाएगा साइन पाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस पाई 1 का स्क्वायर 1 -2 पाई आई। अब मुझे चाहिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, तो अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव लगा के दिखाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सिंस एफ ऑफ जेड है मेरे पास साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, जैसे ही मैं इस पर डेरिवेटिव लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू जेड तो क्या आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आ गया कॉस पाई जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पाई जेड स्क्वायर आ गया जेड के जगह, तो इनका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। पाई का डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, इसके लिए थोड़ी सी जगह लगेंगी यार हमें। चलिए अच्छे से लिख देते हैं इसे, एफ डैश ऑफ जेड निकाल रहे हैं। तो बताओ साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आ गया कॉस पाई जेड स्क्वायर, साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड, लेकिन जेड की जगह क्या है पाई जेड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आया। सेम चीज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जेड, लेकिन जेड की जगह क्या है पाई जेड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ गया। इजी है, समझा यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको रीजन में लिख के ये सब चीजें दिखाना है, डायरेक्टली लिखेंगे क्या आप नहीं, डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है यहाँ पे। तो चलो आ गया 2 पाई आई, जैसा था वैसा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, लिखने की जरूरत है नहीं, एफ डैश ऑफ 1। तो चलो डेरिवेटिव में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर, तो क्या आ जाएगा 2 पाई जेड के जगह 1 कॉस पाई जेड के जगह 1
माइनस 2 पाई, फिर से z की जगह 1, कॉस पाई 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा साइन पाई, सॉरी क्या है वहां पे, साइन पाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आ जाएगा 2 पाई, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, जहां जहां पे z है उसके जगह 2 डाल दो, तो आ जाएगा साइन पाई 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया साइन 4 पाई प्लस कॉस 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बस अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये होती है एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं कॉस, तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉस, ये हो गया साइन, ये हो गया माइनस साइन, यहाँ पे वैल्यू होती है 1 1 -1 -1 होती है। ये हो गया 0, π/2 पाई 3π/2 2 पाई, और वापस से घूम के आएंगे तो यहीं पे आएगा 4 पाई। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ से मुझे आंसर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है -2 पाई, साइन की वैल्यू पाई पे, पाई किसकी एक्सिस है, कॉस की, तो कॉस की एक्सिस में साइन क्या होगा 0, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो कॉस की एक्सिस में साइन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, आ गया सेम चीज, -2 पाई 2 पाई इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1, तो हो गया -2 पाई -2 पाई, साइन पाई कितना होता 0, अभी देखा हमने, प्लस 2 पाई, साइन की वैल्यू 4 पाई पे, 4 पाई भी अभी किसकी एक्सिस में आ रहा है कॉस की एक्सिस पे साइन क्या होता है 0, प्लस कॉस 4 पाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बस अभी से कर लीजिए सॉल्व। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4, पाई इंटू पाई स्क्वायर आई, फिर प्लस 2 पाई आई, तो क्या मिला 2 पाई 4 पाई आई प्लस 4 पाई स्क्वायर आई। यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, एक तो 4 पाई और आई भी कॉमन है इसमें ना, 4 पाई आई पूरा कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 पाई पूरा निकल गया तो 1 प्लस पाई, दे रहेंगे हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन आसान है, अगर आपको एक बार फॉर्मूला अच्छे से लगाना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या नहीं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आया फिर ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आपके लिए बन सकते हैं। अब हर बार जो रीजन है ये सर्कल ही दे ऐसा जरूरी है क्या नहीं, कई बार रीजन चेंज भी कर सकता है, तो उससे हमारे क्वेश्चन की मेथड चेंज होती है क्या नहीं। जैसे अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, यूज Cauchy's integral formula to evaluate integral over closed curve C cos pi z upon z square minus 1 dz around a rectangle with vertices 2 plus minus I plus minus I, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए आपको बोल रहा है यहाँ पे वर्टाइसेस दी हुई है रेक्टेंगल की, और उसके रीजन में आपको यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेम रहेंगे, जो क्वेश्चन है उसे आप डिनोट करेंगे जी ऑफ जेड से, तो आप लिखेंगे लेट जी ऑफ जेड हो जाए आपका cos पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, फिर मुझे इसके क्या निकालना है पोल्स, तो आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ जी ऑफ जेड आर। कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को ले लो इक्वल टू 0, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस में इधर गया +1, टेकिंग स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आएंगी ±1
1, तो 2 पोल मिल गया आपको। तब आप देखेंगे ये वाले पोल अंदर आते हैं कि बाहर आते हैं आपके रीजन के। उसके लिए आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, ये वर्टाइसेस देखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे द वर्टाइसेस, या तो ऐसा लिखो हियर सी इज, ऐसा बरोबर, हियर सी इज रेक्टेंगल विथ वर्टाइसेस। पहला क्या है 2 प्लस आई, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 1। उसके बाद 2 माइनस आई, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट -1। उसके बाद प्लस आई, तो प्लस आई को मैं सिर्फ आई लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। दैट इज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो 0, y कोऑर्डिनेट 1, एंड लास्ट माइनस आई, दैट इज यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट है -1, है ऐसा। अब ये रीजन को कर लो आप ड्रॉ। तो हो गया x और y एक्सिस, 2 से बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 पहला पॉइंट क्या है 2, 1, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है 2, -1, तो x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट -1। तीसरा है 0, 1, तो x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1, और लास्ट है 0, -1, यानी x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -1। बस कर दीजिए इन्हें ज्वाइन, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए आपके जो पोल्स है ये बाहर आ रहे हैं कि अंदर है, तो आप लिखेंगे द पोल ऑफ g ऑफ z। पहला z की वैल्यू +1, दैट इज x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0, ये x का कोऑर्डिनेट 1 y का कोऑर्डिनेट 0, ये अंदर है कि बाहर है? अंदर है। लाइज इनसाइड द रीजन C, एंड पोल कौन सा? z इक्वल्स टू -1। z इक्वल्स टू -1 क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट 0, ये रीजन के बाहर आ रहा है, तो आप लिखेंगे लाइज आउटसाइड द रीजन C। तो जो बाहर आ रहा है वो मुझे तकलीफ देगा क्या? नहीं देगा। तो बाहर वाले को हम तकलीफ देंगे क्या? नहीं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व C cos पाई z अपॉन z + 1 इंटू z - 1 इंटू dz। हाँ तो चलिए यहां तक मिल गया आपको क्लोज इंटीग्रल C cos पाई z dz अपॉन z + 1 z - 1। अब इनमें से कौन सा आपको पोल तकलीफ नहीं दे रहा है? हमारा जो ये वाला पोल था कौन सा? z इक्वल्स टू -1, ये आउटसाइड द रीजन C आ रहा है। z इक्वल्स टू -1 मतलब z + 1 इक्वल्स टू 0, ये आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। तो z + 1 तकलीफ नहीं दे रहा है और न्यूमरेटर तो कभी तकलीफ देता ही नहीं है, तो इसे आप रिप्लेस कर देंगे f ऑफ z से, तो आ जाएगा इंटीग्रल C f ऑफ z अपॉन z - 1 इंटू dz, वेयर f ऑफ z की वैल्यू होगी cos पाई z अपॉन z + 1। आ गया यहां तक? लगा दीजिए फॉर्मूला, देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 पाई i, फंक्शन की वैल्यू z इक्वल्स टू a पे, a की वैल्यू क्या है 1, तो आ जाएगा z इक्वल्स टू 1 पे, तो आ जाएगा 2 पाई i
फंक्शन की वैल्यू z इक्वल टू 1 में क्या आ जाएगा, cos पाई इंटू 1 पाई डिवाइड बाय z के जगह आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 कैंसल। cos पाई कितना होता है -1, तो आ जाएगा पाई आई इंटू -1, मतलब आ गया माइनस पाई आई। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है इस टाइप का कैसा भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें कोई गलती करेगा नहीं। चलिए अब एक थोड़ा सा और एक अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इफ f ऑफ a, ये वैल्यू है इंटीग्रल c 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस a इंटू dz की, where c is circle, mod of z equals to 2, find वैल्यू ऑफ पहला f ऑफ 3, दूसरा f डैश ऑफ 1 माइनस i एंड तीसरा f डबल डैश ऑफ 1 माइनस i। अब आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि f ऑफ a की वैल्यू है, मतलब इस पे जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो उसका आंसर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है कि जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा, इंटीग्रल c 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस a, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, कोई एक फंक्शन a के टर्म्स में f ऑफ a ऐसी वैल्यू मिलेंगी। ऐसा दिया हुआ है आपको। अब जनरली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम इस वैल्यू को लेते थे g लेते थे। तो चलिए लिखते हैं। तो आप लिखेंगे लेट g ऑफ z भी इक्वल्स टू 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस a आएगा ऐसा। फिर इसका निकालते थे पोल, तो आप लिखेंगे द पोल ऑफ g ऑफ z इज क्या आएगा, z माइनस a को ले लो इक्वल्स टू 0, यानी z की वैल्यू आ गई a। तो z इक्वल्स टू a आ गया आपके लिए पोल। आपको c दिया हुआ है एक सर्कल, तो आप लिखेंगे हियर c इज अ सर्कल, क्या है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया, दैट इज द सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन 0 0, क्योंकि यहाँ पे z के साथ कुछ भी सब्ट्रैक्शन में नहीं है, एंड रेडियस है। तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। जीरो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहले कर रहा है कि 0 0 पे रखो सेंटर और रेडियस 2 का ड्रॉ करो सर्कल। तो ये है हमारे लिए रीजन सी है ऐसा। अब यहां पे आपको a की वैल्यूज दी हुई है, दिया हुआ है। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। पहले when a इक्वल्स टू, पहले a की जगह क्या वैल्यू दी हुई है, 3। अब अगर मैं a के जगह 3 रखूं, मतलब मुझे z की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 3 मिलेगा। तो आप लेंगे therefore the pole will be z इक्वल्स टू a था, तो z की वैल्यू आ जाएंगी 3, दैट इज x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 0।
ये इनसाइड आ रहा है कि आउटसाइड आ रहा है, सर्कल के आउटसाइड आ रहा है, तो इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आप लिखेंगे विच लाइज आउटसाइड सर्कल सी, क्योंकि ये पोल सर्कल सी के बाहर आ रहा है, मतलब आपका जो ये क्वेश्चन है ये कैसा आ जाएगा? एनालिटिक आ जाएगा सी के अंदर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर g of z is analytic inside या तो in the given region, is analytic in the given region C, क्योंकि ये एनालिटिक है। कौन सा थ्योरम लगेगा? therefore by Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम, अगर पूरे में एनालिटिक आए तो थ्योरम, नहीं तो फिर फॉर्मूला। क्या रहता? कॉचीज एनालिटिक थ्योरम कि ये जो वैल्यू होती है इसका आंसर आता है 0 आता है। एफ ऑफ ए की जगह क्या डालना है? 3। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू डिवीजन में आएगा z माइनस 3, इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। आ गया? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक भी पोल अंदर नहीं आ रहा है, यानी पूरे रीजन के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक है। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है? 0 आता है। सेकेंड, व्हेन ए दिया हुआ है, सेकेंड सिनेरियो में ए क्या दिया हुआ है? 1 माइनस आई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल विल बी z इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 माइनस आई, मतलब x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है -1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -1। सर्कल के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। तो विच लाइज inside the circle C आ रहा है। तो अगर ये inside the circle आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं? therefore इंटीग्रल ओवर क्लोज कर C 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस a इंटू dz। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 पाई आई। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यू आपको तकलीफ नहीं दे रही है, जो वैल्यू आपको तकलीफ नहीं दे रही है उसको कोई एक फंक्शन से डिनोट करना पड़ेगा। जैसे देखो डिनोमिनेटर में तो वैल्यू क्या आ जाएंगी? जैसे मैं a के जगह रखूंगा 1 माइनस आई, ये रीजन इनसाइड सर्कल आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर आ जाएगा 0। तो मैं डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मुझे न्यूमरेटर को एक नया फंक्शन डिनोट करना पड़ेगा। मैंने f और g ये दोनों वर्ड यूज कर चुका हूं, तब मैं वो यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। तो मैं एक ले लूंगा फंक्शन ऑफ z, यानी फाई ऑफ z अपॉन z माइनस ए इंटू dz। कर देंगे ऐसा, वेयर फाई ऑफ z की वैल्यू है 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1। आया ऐसा? कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं जो वैल्यू हमें तकलीफ नहीं दे रहा उसे हम कोई फंक्शन से डिनोट करते हैं। f से डिनोट कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में f वर्ड उसने ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो अब हम उसे यूज नहीं कर सकते। समझ में आया पक्के में? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? तो इसी को आप लिख सकते हैं बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। therefore by Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला क्या रहता है? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर पाई z अपॉन z माइनस ए। इसका आंसर क्या आता? 2 पाई आई। फंक्शन की वैल्यू एट z इक्वल टू ए आता है। और आपको अगर याद हो इंटीग्रल सी 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस ए, ये जो है ये काय की वैल्यू है? फंक्शन की वैल्यू ए पे। तो ये आ रहा है इक्वल टू एफ ऑफ ए से, तो ये एफ ऑफ
ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2 पाई आई फाई ऑफ ए। ये चीज समझा ना। एफ ऑफ ए मुझे इक्वल दिया हुआ है इंटीग्रेशन सी 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। यानी जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए। मैंने ये इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल है इस वैल्यू से। है क्या? है, बट मुझे उसने पूछा है, मुझे आंसर चाहिए एफ डैश का, मतलब उसके डेरिवेटिव का चाहिए। अब मेरे पास पाई ऑफ जेड है क्या यहाँ पे? है पाई ऑफ जेड। तो अगर मैं यहाँ पे जेड की जगह ए डाल दूं तो क्या बन जाएगा 3a² प्लस 7a प्लस 1। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता है कि एफ ऑफ ए का आंसर आ जाएगा 2 पाई आई, फंक्शन की वैल्यू ए पे जो हो जाएगा 3a² प्लस 7a प्लस 1 आएगा। अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये मिल जाएगा मुझे एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई आई। 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है तो 3 से 2 जार 6 है, प्लस 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा 1 और 1 का 0। अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस आई, क्या मिल जाएगा 2 पाई आई इंटू 6 ए की जगह 1 माइनस आई प्लस 7, तो आ जाएगा 2 पाई आई, 6 1 जार 6, 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा 13 माइनस 6 आई, ब्रैकेट को करो ओपन तो 13 2 जार 26 पाई आई माइनस 6 2 जार 12 पाई आई इंटू आई स्क्वायर होता है -1 तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आएगा। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 माइनस आई की आ गई। हमें एक और वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है एफ डबल डैश ऑफ 1 माइनस आई। तो बस 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हमारे पास हो गया था एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू हो गया था। अब तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसे डिफरेंशिएट, इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अभी तक ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव लगा था, अब दोबारा लग जाएगा तो आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ ए। इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आई, 6 इंटू ए, 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए 1 और 7 का 0 तो 6 2 जार 12 पाई आई, ये आएगा आंसर। तो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ ए की जगह क्या वैल्यू है 1 माइनस आई, यहाँ पे कहीं पे भी ए बचा है क्या, नहीं, तो 12 पाई आई, ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट होता है समाप्त। उम्मीद है आप सबको यार लेक्चर अच्छे से समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।